Hello children, myself Khushbu Malik from Takshashila English School and welcome back to our second part of Standard 8, first chapter Arrival of Europeans in India। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंडिया कंट्री थी वो दुनिया की एक लीडिंग कंट्रीज में से एक थी बहुत सालों पहले, और जो हमारी इंडिया कंट्री थी वो पूरी दुनिया से काफ़ी अलग थी उसके कल्चर में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में ना। उस टाइम पे दुनिया के बहुत से लोग ये कोशिश करते थे कि वो लोग इंडिया में आए और इंडिया के साथ व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है वो इंडिया में से अर्न कर सके ना। शुरुआत में बहुत सारे व्यापारी लोग आए अलग अलग कंट्रीज़ में से हमारे इंडिया में बाय द नॉर्थन वेस्टर्न डायरेक्शन। उसमें सबसे पहले थे वो थे अरब्स। जो अरब्स पीपल थे वो ज़मीन के रास्ते इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के साथ काफ़ी सालों तक ट्रेड किया। पर जैसे ही जो ज़मीन का रास्ता था बंद हुआ ना, उस टाइम पे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थी जैसे कि सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मुस्लिन, ब्लैक पीपल, देन स्पाइसेस, इन सब की जो डिमांड थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ में दिन ब दिन बढ़ती गई ना। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए द मैनी एडवेंचरस सेलर्स नाउ दे डिसाइडेड टू सर्च फॉर द सी रूट टू इंडिया। और उसमें जो सबसे पहले जो खोजना स्टार्ट किया वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो इटाली के नेटिव थे। उन्होंने सबसे पहले जो इंडिया का सी रूट था वो खोजना स्टार्ट किया, बट एक्सीडेंटली उन्होंने अमेरिका खोजा। उनके बाद जो दूसरे एडवेंचरस सेलर आए वो थे वास्को दी गामा। और जो वास्को दी गामा थे वो पोर्टुगीज़ के नेटिव थे और वो कामयाब हुए इंडिया का सी रूट ढूंढने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो वास्को दी गामा थे ही एनसर्कल्ड, उन्होंने जो कैप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका का उसका राउंड लिया और फिर वो जो इंडिया का कालीकट पोर्ट है वहाँ पे पहुँचे ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन। जब वो कालीकट पोर्ट पे पहुँचे तब इंडिया वहाँ के रूलर थे किंग जैमोरिन। उन्होंने परमिशन दी पोर्टुगीज़ पीपल्स को टू ट्रेड इन इंडिया ना। सबसे पहले जो पोर्टुगीज़ पीपल थे उन्होंने 1500 सी में अपना जो पहला किला था वो कैलीकट में एस्टैब्लिश किया और उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक कमांडर को अपॉइंट किया जिसका नाम था अल्बुकर्क्यू। जो अल्बुकर्क्यू था उन्होंने 1506 सी में गोवा को जीता और साथ ही साथ उनका जो 100 ईयर्स मीन्स विद इन द 100 ईयर्स जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने इंडिया के मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड्स ऑफ लंका इन सब पे अपना कंट्रोल पा लिया, इन सबको कंट्रोल कर लिया। तो ये तो हमने देखा था कि हाउ द पोर्टुगीज रूल स्टार्टेड इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एंड ऑफ द पोर्टुगीज रूल। जो पोर्टुगीज थे उनका एंड कैसे हुआ इंडिया में। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century the Portuguese expanded their trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. Now, जब 17th century की शुरुआत हुई तब पोर्टुगीज पीपल ने बंगाल में अपना ट्रेड फैलाना स्टार्ट किया ना। उस समय जो मुगल एम्परर शाहजहां थे वो दिल्ली में रूल कर रहे थे। The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. और उस समय जो बंगाल के सूबेदार थे उन्होंने शाहजहां को कंप्लेन की पोर्टुगीज के व्यवहार के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. And as a result, नतीजा क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज का पीपल का किला था हुगली में, वो हुगली का किला था उसे तोड़ दिया गया और जो पोर्टुगीज शिप्स थी उन सारी शिप्स को जला दिया गया
जैसा कि राजा शाहजहां ने ऑर्डर दिया था अपनी सेना और सेनापति को। In this way, the Portuguese rule came to an end with the exception of the territories of Div, Daman and Goa. Now, इसी तरह से जो पोर्टुगीज रूल था वो इंडिया में से ख़त्म हो गया, बट जो कुछ यूनियन टेरिटरीज स्टेट थे इंडिया के, जैसे कि दीव, दमन एंड गोवा, अभी भी वो पोर्टुगीज रूल के अंडर थे, अभी भी वहाँ पे पोर्टुगीज पीपल का रूल था। तो ये था एंड ऑफ द पोर्टुगीज रूल। नाउ पोर्टुगीज के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज में से जो ट्रेडर्स आए वो थे द डच। पोर्टुगीज के बाद जो डच पीपल थे वो इंडिया में आए व्यापार करने के लिए। आफ्टर द 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland came to India for trading. 100 साल बीतने के बाद जब पोर्टुगीज इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, तब एट द एंड ऑफ 16th century जो डच ऑफ हॉलैंड, अभी जो नीदरलैंड्स है, वहाँ के जो पीपल्स थे वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स एट पुलिकट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई। एंड इनिशियली मीन्स इन द बिगिनिंग, उन्होंने जो अपने पहले ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो किले थे, वो पुलिकट में एंड मद्रास में एस्टैब्लिश किए। अभी जो प्रेजेंट नेम है मद्रास का वो है चेन्नई। नाउ दिस कैन आस्क इन 1 marks MCQs. They also established a trading center at Agra in the year 1663 CE. Now जो डच थे उन्होंने अपना जो दूसरा ट्रेडिंग सेंटर था वो आगरा में एस्टैब्लिश किया 1663 में। Meanwhile, the British also arrived in India and the Dutch could not withstand the competition against the British. Now उसी दौरान जब डच पीपल इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, ना उसी दौरान जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडिया में आए और जो डच लोग थे वो ब्रिटिश के साथ कंपटीशन झेल नहीं पाए। नाउ द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. जिस समय क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड में जिनका शासन था, जिनका रूल था, तब 1600 CE में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया। So now this is also the 1 marks MCQ. Then when was the British East India Company established? So the answer is in 1600 CE. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking their trade with India. Now ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन मर्चेंट्स की, उन बिजनेसमैन की कंपनी थी जो अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते थे, अपनी जो वेल्थ है वो बढ़ाना चाहते थे एंड एज अ रिजल्ट साथ साथ वो इंडिया के साथ ट्रेड भी करना चाहते थे ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. और सबसे पहला जो ब्रिटिश शिप था वो इंडिया में सूरत पोर्ट पे आया 1608 में। जो सबसे पहले जो ब्रिटिश शिप थी वो इंडिया में सबसे पहले वो सूरत पोर्ट पे आया था इन 1608 CE में। कैप्टन W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set the foot in India. जो कैप्टन हॉकिंस थे वो ब्रिटिश शिप के कैप्टन थे। वो फर्स्ट ब्रिटिश थे जिन्होंने
इंडिया में और जो भारत में पहले आए, जो कैप्टन हॉकिंस थे वो फर्स्ट ब्रिटिश थे जिन्होंने पहले इंडिया में पांव रखा। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट द परमिशन टू ट्रेड। जब 1608 में विलियम हॉकिंस वो इंडिया में आए, तब इंडिया में जहांगीर का रूल था, और वो जहांगीर से मिले, पर उन्हें ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिली। जो जहांगीर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in सूरत। Now, W. हॉकिंस के बाद जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आए वो थे सर थॉमस रो। उन्होंने जहांगीर से सूरत में ट्रेड करने की परमिशन ली और जहांगीर ने भी सूरत में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स को परमिशन दी। दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां gave permission to the British to carry out trade in Bengal। बाद में जब जो इंडिया का रूल था वो शाहजहां के हाथ में आया और जब शाहजहां इंडिया के रूलर बने, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स को बंगाल में भी व्यापार करने की परमिशन दी। और वैसे सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सूरत में अपना व्यापार स्टार्ट किया, फिर उन्होंने बंगाल में अपना जो व्यापार था वो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो यूरोपियन पीपल थे वो इंडिया में आए, वो थे द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE। जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने भी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एस्टैब्लिश्ड की 1664 CE में। दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। और उन्होंने भी अपने जो व्यापार के लिए जो फैक्ट्रीज थी वो सूरत में, मछलीपट्टनम में और पुडुचेरी विच इज ऑल्सो नोन एज पौंडीचेरी, वहां पे उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज बनवाई। द हेड ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, हु हैड द डिजायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके जो हेड थे वो थे जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स। नाउ वो उनकी ये इच्छा थी कि वो जो यूरोपियन रूल है वो पूरी इंडिया में फैला सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन रूल है वो इंडिया में एक्सपांड कर सके। ये उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा थी। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company। और उसी तरीके से जो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े हो गए टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। के दोनों कंपनीज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में से पावरफुल कंपनी बनने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े हो गए। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winners। Now, जो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे उन दोनों के बीच में बहुत ही सारे झगड़े हुए, उन लोगों के बीच में युद्ध हुए और जो फाइनली जो रिजल्ट था कि जो ब्रिटिश थे वो लोग विनर्स बने। However, the French retained their control over the trading centers of Puducherry, Mahe and Chandranagar। Now, as a result, वो लोग ब्रिटिशर्स से हार गए। फिर भी जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने जो अपना कंट्रोल था वो बरकरार रखा ऑन पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर फैक्ट्रीज। जो माहे पुडुचेरी, माहे और जो चंद्रनगर के जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वहाँ पे भी अभी भी जो फ्रेंच पीपल्स थे उनका रूल बरकरार था। जैसा कि आगे हमने देखा कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ द शाहजहां
the Britishers got the permission to trade in Bengal. So just see the British trade in Bengal. कैसे उनका व्यापार बंगाल में था. The British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. Now जैसे ही शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दी, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर था वो रिवर हुगली पे एस्टैब्लिश किया इन द ईयर 1651 CE में. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying tax against an annual payment. और साथ ही साथ जो फोर्ट्स थे वो पूरी तरीके से सेना से लदे हुए थे. वो पूरी तरह से वहाँ पे सेना रखी गई थी जिससे कि वो अपने किले थे उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. जब इंडिया में जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे उनका जब रूल स्टार्ट हुआ तब उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी ट्रेड करने की विदाउट पेइंग द टैक्सेस. किसी भी टाइप का जो टैक्सेस है वो पे किए बिना उन्हें बंगाल में ट्रेड करने की, व्यापार करने की परमिशन औरंगजेब ने दी. Now as we can see the ships of the picture, in this picture we can see the ships of the British and their forts which they have built on the river Hooghly in Bengal. Now यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इंडिया के मैप दिए हुए हैं. Now in the starting of India 1797, now in the 1797 जो ब्लू कलर पोर्शन आप देख रहे हो मैप में, नाउ इन दिस मैप सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे सिर्फ वो कलकत्ता, बनारस और फिर जो हैदराबाद, मद्रास, इन दिस एरिया ओनली द ब्रिटिश रूल वाज देयर. देन इन 1840 जो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के मैनी पार्ट्स जैसे कि लखनऊ है, दिल्ली, देन बनारस, कलकत्ता एज वेल एज मुंबई, गोवा, इन सारे जो स्टेट थे वहाँ पे भी अपना रूल एस्टैब्लिश किया. एंड टिल द 1857 CE जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मोस्ट ऑफ द पार्ट थे इंडिया के वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया. अब आगे हम देखेंगे जो मेनली जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो और द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन द 1757 CE to 1857 CE. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1757 में वो कंपनी रेस में थी कि वो इंडिया में से ज़्यादा मनी अर्न कर सके. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. Now, जैसे कि जो औरंगजेब ने ऑर्डर पास किया था बंगाल में कि सिर्फ कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ही ट्रेड कर सकती है विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स इन बंगाल. But however, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. But जो ऑफिसर्स थे जिनके अपने प्राइवेट ट्रेड थे वो लोग भी किसी टाइप का टैक्सेस नहीं दे रहे थे. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. And as a result, जो कंपनी थी वो तो टैक्स फ्री ट्रेडिंग कर रही थी, साथ ही साथ जो ऑफिसर्स थे वो लोग अपने प्राइवेट जो ट्रेड थे वो भी विदाउट गिविंग द टैक्स वहाँ पे रन कर रहे थे. ना उसकी वजह से जो बंगाल की इनकम थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, वो धीरे धीरे कम होने लगी. ना जिसका जो अपोज था वो किया गया बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान.
This dispute kept on recurring when during the time of Ali Vardi Khan, और the same जो झगड़े थे, जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस थे, वो चलते रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान, जब वो नवाब के बंगाल थे. एंड आफ्टर द अली वर्दी खान, his son Sirajuddaulah took the charge. He got involved into a major battle with the British. और जब अली वर्दी खान के जो सन थे, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, जब वो बंगाल के नवाब बने, तब उन्होंने जो नॉन पेमेंट टैक्सेस था ब्रिटिशर्स के लिए, उसका उन्होंने भी अपोज किया. और एज अ रिजल्ट एक जो मेजर बैटल था वो लड़ा गया बिटवीन द ब्रिटिश एंड बिटवीन द सिराजुद्दौला. ना वो बैटल था बैटल ऑफ प्लासी, which was fought in the year 1757 CE. Now this can ask into one sentence question, that when and between whom did the battle of Plassey fought? So the answer is in 1757 CE, the battle of Plassey was fought between Sirajuddaulah and between the British East India Company. Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756 CE. Now after his father's death, Ali Vardi Khan, जो सिराजुद्दौला थे, वो बंगाल के नवाब बने in 1756 CE. He had an overwhelming influence over the British. जो सिराजुद्दौला थे, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था ब्रिटिशर्स पे. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. और उनके जो सिराजुद्दौला थे, उनकी अगेंस्ट में जो लोग थे, उनकी मदद से और उनके साथ मिल के उन्होंने षड्यंत्र रचा. जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो सिराजुद्दौला को बंगाल की राजगद्दी से हटा सके. There were frequent conflicts with the British merchants regarding the payments of taxes. और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, उनके साथ काफ़ी झगड़े होते रहे सिराजुद्दौला के टैक्सेस को लेकर. When the British merchants failed to pay the taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants. अब जब ये कंडीशन आ गई कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, और ये जो रूल था वो इंडियन और फॉरेन मर्चेंट्स पे भी लागू पड़ता था. The situations came to a boil, और वो जो सिचुएशन थी वो एक उबाल पे आ गई. He ordered that the British should not fortify their factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. और जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने कैंप्स और अपनी जो फैक्ट्रीज है वो बंद नहीं कर सकते. साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि जो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, उसके हिसाब से उन्हें जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, और जो भी टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो करने पड़ेंगे. दिस प्रोवोकेशन was enough for Siraj to opt for a war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. और ये जो बात थी वो काफ़ी थी सिराजुद्दौला के लिए कि आओ और युद्ध करो मेरे साथ, और इसमें वो कामयाब भी रहे, और वो कामयाब रहे ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से बाहर निकालने के लिए. एंड एज अ रिजल्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो कलकत्ता से बाहर चले गए. द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. क्लाइव ब्राइव्ड मीर जफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, with a promise to confer
the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. Now उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हार नहीं मानी। अब ब्रिटिशर्स ने दोबारा अटैक किया सिराजुद्दौला में। नाउ इस टाइम उनके जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब क्लाइव ने क्या किया, जो मीर जफर थे, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, कमांडर थे, नाउ उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए, उनको ब्राइब दी, मीन्स उनको पैसे दिए, साथ ही साथ उन्हें ये प्रॉमिस भी किया, ये वादा भी किया कि जो सिराजुद्दौला के बाद उनको, जो मीर जफर थे, उन्हें बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। नाउ इस प्रॉमिस के साथ उन्होंने जो मीर जफर थे उन्हें अपनी साइड पे कर लिए। विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। नाउ एज अ रिजल्ट, विद द हेल्प ऑफ मीर जफर, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा भी दिया और उनका मर्डर भी कर दिया। This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. नतीजा क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला थे वो बैटल ऑफ प्लासी में मारे गए। यह पहला युद्ध था जो लड़ा गया था एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा इंडिया में, और यहीं से जो ब्रिटिश रूल था उसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ ये भी कहना है कि ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री है और उसका ये टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है, जो बैटल ऑफ प्लासी है, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। नाउ उसके बाद जो मेजर बैटल था वो था बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 सीई में लड़ा गया था बिटवीन द कंपनी एंड बिटवीन द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला, एंड बिटवीन द मुगल एम्परर शाह आलम II. Now just see Battle of Buxar. As promised, the East India Company appointed मीर जफर as a नवाब ऑफ बंगाल। कि जैसे जो कंपनी थी उन्होंने मीर जफर को वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वैसे ही उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और जो मीर जफर था उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, और उसी दौरान जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो भी इंडिया वापस चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जफर बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। जैसे जैसे समय जाता गया वैसे ही जो मीर जफर थे उनका भी जो नज़रिया था ब्रिटिशर्स के साथ वो बदलने लगा। वो भी जो सेम प्रॉब्लम थी जो सिराजुद्दौला फेस कर रहे थे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो भी फेस करने लगे। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस विथ हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम, और एज अ रिजल्ट जो मीर जफर थे वो ब्रिटिशर्स के लिए हॉस्टाइल बन गए, वो भी ब्रिटिशर्स के लिए दुश्मन बन गए। और उन्होंने, जो कंपनी थी उसने डिसाइड किया कि जो मीर जफर की जगह पे उनके जो सन इन लॉ है मीर कासिम, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाए और उसके साथ उनको रिप्लेस कर दिया जाए। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर। जो मीर कासिम थे वो एक बहुत ही काबिल, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलने वाले और बहुत ही होशियार रूलर थे। The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes. Now यहाँ पे फिर से समस्या वहीं पे खड़ी हो गई जब नवाब और कंपनी के बीच में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए।
which ultimately brought both the forces face to face with each other. और नतीजा ये हुआ कि जो दोनों की जो सेना थी, मीर कासिम की और कंपनी की, वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए. मीर कासिम was defeated by the company but he escaped. Now जो बैटल 1763 में हुआ, now उस बैटल में जो मीर कासिम थे वो बैटल हार गए, जो लड़ाई थी वो हार गए, पर वो बैटल फील्ड में से भाग गए. He organized his army along with the forces of Nawab of Awadh, Sujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. Now जो मीर कासिम थे, जो युद्ध के मैदान में से भाग गए थे, उन्होंने दोबारा सेना तैयार करनी थी. now यहाँ पे उन्होंने अपनी दोबारा सेना बनाने के लिए जो नवाब थे अवध के, साथ ही साथ जो सुजाउद्दौला थे और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड थे, उनकी मदद से अपनी एक सेना बनाई. Their combined forces met the company forces at the Buxar in 1764 CE. और उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, अब यहाँ पे उन तीनों लोगों की मिलकर जो सेना लड़ रही थी और कंपनी की जो सेना लड़ रही थी, उनकी लड़ाई बक्सर में 1764 में हुई. The British East India Company won the war and all of a sudden Bengal, Awadh and Mughal Empire was under their control. और यहाँ भी जो कंपनी थी वो लड़ाई जीत गई, और साथ ही साथ जो बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर था दिल्ली, वो भी जो ब्रिटिशर्स थे उनके कंट्रोल में आ गए. रॉबर्ट क्लाइव was sent to India to take control of the situation. Now फिर से दोबारा जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको इंडिया में भेजा गया, जिससे कि वो वहाँ की जो सिचुएशंस थी वो अपने हाथ में ले सके. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. Now इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी और वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी, नाउ धीरे धीरे यहाँ पर वो एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हो गई, और धीरे धीरे जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इंडिया के थे उसे अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया. सो आई होप स्टूडेंट्स you will understand this chapter, and if regarded is there any problems you can ask to me. Thanks, or thank you very much.